हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप इस चैप्टर को भी पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो कैलकुलस का एक बहुत बड़ा पोर्शन इससे सॉल्व किया जाता है, जो इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग आगे जाके करने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए हमें बेसिकली दो चैप्टर्स या दो टॉपिक्स पहले से पता होने चाहिए। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और दूसरा इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इनके बारे में पढ़ा था। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल फंक्शन होना जरूरी है। तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? तो इन्वर्टिबल फंक्शंस उन फंक्शन को बोलते हैं जो कि 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन बोला जाता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या क्या होते हैं? 1 to 1 हो एंड ऑन टू हो, तो उन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन जो फंक्शंस 1 to 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो, तो उन फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। अब 1 to 1 और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है रिलेशन एंड फंक्शन में। वहां पर 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस चैप्टर को आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो किसी फंक्शन के इन्वर्स होने के लिए उस फंक्शन का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? इज तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर साइन फंक्शन को देखें। यहां पर साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? एक रियल नंबर है, और जो कोडोमेन की वैल्यू या रेंज कितनी दे रखी है? -1 to 1। यानी यहां पर क्या है, अगर साइन की डिफरेंट वैल्यूज की बात करें, जैसे साइन का ग्राफ बना लेते हैं यहां पर, ये साइन का ग्राफ होता है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं? तो हमें इस फंक्शन से क्या जवाब मिलेगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस नहीं होते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, जैसे यहाँ पर जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो कई सारे पॉइंट पर एक ही वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पर π/2 पर 1 मिलेगी और -3 π/2 पर भी 1 मिलेगी, और इस फंक्शन को इधर बढ़ा दें तो ये 5 π/2 पर भी कितनी वैल्यू मिलेगी? 1 मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है? तो ये नॉट 1 फंक्शन है, नॉट 1 फंक्शन है, यानी ये मैनी 1 फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन होगा क्योंकि इसकी रेंज क्या है? -1 to 1। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे, साइन की रेंज कितनी दे रखी है? -1 to 1, -1 to 1। तो ये फंक्शन ऑन टू है लेकिन 1 नहीं है। नॉट 1 एंड ऑन टू है, मतलब 1 नहीं, ऑन टू 1 नहीं है, तो मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव नहीं तो इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग इसके इन्वर्स को क्यों पढ़ रहे हैं? तो अगर इसका इन्वर्स इस रीजन के लिए, रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इन्वर्टिबल बना सकते हैं। इन्वर्टिबल बनाने का मतलब क्या है? ये ऑन टू तो है, बस 1 तुम्हें बनाना है। तो 1 की कंडीशन क्या होती है? हर एक पॉइंट पर या x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए
कोडोमेन में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो वही यहाँ पर करेंगे, हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इस ग्राफ को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ रीजन के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्या कर दें, इतने ग्राफ से लेकर के इतनी वैल्यू तक यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि हर एक पॉइंट पर x की सिर्फ और सिर्फ एक ही x की हर एक वैल्यू के लिए y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, एक यूनिक इमेज मिलेगी। तो इस रीजन के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 to 1 होगा। -π/2 से π/2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 होगा। क्या केवल इसी को ले सकते हैं, नहीं, सिर्फ इसको नहीं ले सकते हैं, हम इधर इतनी वैल्यूज को भी ले सकते हैं, π/2 से 3π/2 तक ले सकते हैं। यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, इस रेंज में भी क्या होगा, 1 1 होगा। π/2 से लेकर के 3π/2 पर भी ये क्या होगा, 1 1 होगा। इसी तरीके से हम इधर की वैल्यूज को भी ले सकते हैं, -3π/2 से लेकर के कहां तक, -π/2 तक, इन वैल्यूज को भी ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ इस पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, उस रीजन के लिए हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है वो कहाँ पर डिफाइंड होती है, -π/2 से लेकर के π/2 पर। इस रेंज में हम लोग, इस डोमेन में, या कहते हैं इस इंटरवल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन हो जा रहा है। और ये ऑन टू है क्योंकि इस रीजन में हम यहाँ पर देखेंगे -1 भी आएगा और 1 भी आ जाएगा, 0 भी आएगा, और इसके बीच में सभी हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगी। कहीं पर भी अगर देखेंगे तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्टिबल होते नहीं हैं, लेकिन अगर उसको एक इंटरवल में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो उस इंटरवल में वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो सकता है। तो यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हर एक वैल्यू के लिए या रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पर इसके लिए इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन अगर इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे या किसी इंटरवल के लिए बात करें, तो वहां पर हम लोग को बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग इसी वजह से यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन होते हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज हो जाएंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज होते हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। किसके, ये डोमेन किसके इक्वल होगा, ये रेंज हो जाएगा, किसके रेंज के इक्वल हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वल हो जाएगा। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के इक्वल होगा। यानी अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन की, वो होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज की बात करें तो ये बन जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन, यानी अपोजिट हो जाएगा। जो नॉर्मल फंक्शंस होंगे या सिंपल फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन होंगे, उनका डोमेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा, और जो उनकी रेंज होगी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर एक टेबल बना दी है ये। तो इस टेबल को हम लोग को बहुत ध्यान से देख लेना है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग इनके सॉल्यूशंस करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टेबल को याद नहीं रखते हैं और वो सिंपल, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जिससे उनके आंसर गलत आते हैं। तो इस टेबल के बेसिस पर ही, डोमेन और इसकी रेंज के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था, क्योंकि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या बताया था कि वो पूरे सभी वैल्यूज के लिए इन्वर्टिबल नहीं है,
सभी वैल्यूज के लिए वो इन्वर्टिबल नहीं थे, कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड रीजन के लिए वो लोग इन्वर्टिबल थे। तो वो रिस्ट्रिक्टेड रीजन ये हैं, इन्हीं रीजन के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। और ये इसके अलावा भी और भी कई सारी वैल्यूज थी, उनके लिए हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू थी ये प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए दिया गया था। तो हम लोग यहाँ के प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पर क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इन टॉपिक पर क्वेश्चन, जो हम लोगों ने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/√2। तो सॉल्यूशन 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बताएंगे, दोनों ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले तरीके से कैसे करेंगे इन दोनों को। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 1/√2। तो ये साइन इनवर्स है और 1/√2। अब हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में किस फंक्शन की वैल्यू 1/2 आता था, कितनी वैल्यू पर आता था, तो हम इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन π/4 की कंडीशन में इतनी वैल्यू आती थी। हमने π/4 लिया है और भी कंडीशन में 1/√2 आता है। तो हम लोगों को जब ये लिख रहे होंगे तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, जो भी मैंने टेबल बताया था कि जो साइन का रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो उसी की रेंज में हमने ये वैल्यू रखी है। ये जो π/4 है वो क्या है, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू है। तो उसी के बीच में वैल्यू हम कोई लेंगे जो यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, कितना बचेगा π/4। तो इसकी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स 1/√3। तो अब हमें कॉट में बताना होगा कि कॉट की वैल्यू कितनी होती थी। तो कॉट की वैल्यू होती है 0 से π। कॉट की जो रेंज थी वो कितनी थी, 0 से π थी। तो इस रेंज के लिए हमें वैल्यू बतानी होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स। अब 0 से π के बीच में किस कंडीशन में 1/√3 आता है, तो tan 30 डिग्री की ये वैल्यू है। तो कॉट के लिए कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू। तो कॉट π/3 इतने पर यह आ जाएगा। कॉट इनवर्स और कॉट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, कितनी वैल्यू हो गई π/3। एक तो ये वे था कि हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए तब हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मेथड 1 था। दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, मेथड 2। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ये जो पहला पार्ट है सॉल्यूशन 1, तो इसको हम क्या कर देते हैं, y जूम कर लेते हैं, कितना, या साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3 नहीं 1/√2, इसको हम y जूम कर लेते हैं। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन y। अब हमको क्या करना होगा, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू पर जाएंगे। ये अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी होगी। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, किस कंडीशन में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी। तो ये कितना आ जाएगा, साइन साइन 45 डिग्री यानी π/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y। और यहां से y इक्वल टू कितना आ गया, π/4। और y था कितना, y था हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो यहां पर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प नहीं ली, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके इस तरीके से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी कई कंडीशन में 1/√2 आता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते थे 3π/4 की कंडीशन, 5π/4 की कंडीशन में भी इसको 1/√2 लिख सकते थे। लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो लिखनी होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पे बताना होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी होती है, साइन की इस कंडीशन में, तो ये π/4 आ जाएगी। तो दूसरे सॉल्यूशन को इसी तरीके से कर सकते हैं, सॉल्यूशन 2।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको y जूम कर लेंगे, साइन कॉट इनवर्स 1/√3। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते, कॉट आ जाएगा, कॉट y और 1/√3। अब कॉट में किस फंक्शन की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बताना होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी बतानी है, तो यह आ जाएगा कॉट π/3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वरना ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू देगा, क्योंकि वहाँ पर भी कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें पहली वैल्यू बतानी, तो π/3 हो जाएगा। और क्या ये इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पर तो ये हो रहा है, लेकिन इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर देखें यहाँ से y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना आ गया, π/3, और y था कितना, कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/3। अब इस फंक्शन के लिए क्या देखें, क्या इस रेंज में ये आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर देते, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख देते, तो ये 0 से पाई के बाहर चला जाता, 0 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात कर रहा है। तो उसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये बात समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।